गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको लीनियर इक्वेशन। इससे पहले पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लेते हैं। पहले पार्ट में हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवाई थी जिसमें 3 क्वेश्चन थे और उसमें हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी जिनके थ्रू, उन वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू हमें क्या करना था, इन लीनियर इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना था और उसके बाद उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना था। आज हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशंस जो हमको गिवन होती हैं उनका यूनिक सोल्यूशन है या उसके मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सारी बातों का क्या मतलब होता है। सपोज अगर दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तो वो किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि इनका जो है सिर्फ एक सोल्यूशन है, या ये कहें कि यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और ऐसी सिचुएशन में एक ही सोल्यूशन आता है। और अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं इस तरह से, ये कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल अगर लाइंस हैं यानी कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम उसका ग्राफ लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लेते हैं, तो अगर वो दोनों लाइंस किसी पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स ही सोल्यूशन होते हैं उस सिस्टम का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जाहिर है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मींस हमें यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन। ये किस टाइप की लाइंस है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मीन्स अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएं, मतलब एक लाइन ये है और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन इस पर ओवरलैप कर जाए, यानी कि इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर लाइन से एक के ऊपर एक आ गई है, ओवरलैप कर गई है, कोइंसिडेंट हो गई है, तो अगर मैं पूछूं कि बताओ ये दोनों लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो फिर भाई यहाँ पर तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर जो है वो इनफाइनाइट मैनी है। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इनफाइनाइट मैनी है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और ऐसी लाइंस को हम कहते क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो पहला वाला जो है ये जो लाइंस है कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनके सोल्यूशन कितने होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर कैसे सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। ये कौन सी लाइंस हैं, ये हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गई है, तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसलिए ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी होंगे। मीन्स यहाँ पर कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इनको हम ग्राफिकली तो समझ गए, लेकिन जब हमें लीनियर इक्वेशन दी होंगी, यानी कि हमको तो इक्वेशन दी होती है, हमको ग्राफ तो दिया नहीं होता है। अगर इक्वेशन दी हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि गिवन लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप सपोज मैं ये लूँ कि जो गिवन लाइंस हैं वो हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड जो सेकेंड लाइन है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
सपोज ये दोनों लाइंस जो है वो हमको गिवन है, ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब हमें चेक करना है कि ये जो दो लाइंस हैं ये किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, कैसी लाइंस हैं। तो इसके लिए ये बहुत आसान तरीका है। सबसे फर्स्ट, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हो, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसके लिए सिचुएशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1। अब भाई ये A1 A2 B1 B2 समझ रहे हैं ना, जो फर्स्ट लाइन है उसमें x का कोफिशिएंट A1 है, y का कोफिशिएंट B1 है और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज C1। और जो सेकंड लाइन है या सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट A2 है, y का कोफिशिएंट B2 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, C2 है। इट मीन्स अगर मुझे A1 A2 B1 B2 चाहिए है तो हम क्या देखेंगे, x के जो कोफिशिएंट हैं दोनों लाइंस में वो A1 और A2 है, उनका रेशो निकाल लीजिए, और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो आप निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, y1 अपॉन y2 आ जाएगा। अगर b1 अपॉन b2 आ जाएगा। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये जो दो रेशो आपने कैलकुलेट किए हैं ये इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स लाइंस जो है वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी ये वाली सिचुएशन होगी। और तब आप बता सकते हैं कि भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, या ये हम कहेंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, या हम कहेंगे कि ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। यानी इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ये किसके लिए मैंने बताया है, ये पहली कंडीशन है फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। उसके बाद अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल हो जाएं, भाई इक्वल नहीं है तो हमने कह दिया, लेकिन अगर ये इक्वल हो गए तो अगर लाइंस A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अगर इक्वल हो गए तो फिर आप क्या करेंगे, C1 अपॉन C2 भी कैलकुलेट करेंगे, C1 अपॉन C2 भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 जो आपने निकाला वो इसके इक्वल नहीं आया। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों तो आपस में इक्वल है, उसके बाद आपने क्या किया, C1 अपॉन C2 कैलकुलेट किया। C1 अपॉन C2 मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशो लिया। अगर C1 अपॉन C2 आपने कैलकुलेट किया और वो इन रेशो के इक्वल नहीं आया तो आप क्या कहेंगे कि लाइंस जो है वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। देन लाइंस आर पैरेलल। और लाइंस पैरेलल होने का मतलब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी कि पैरेलल लाइंस होने के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये किसके लिए मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, पैरेलल लाइंस के लिए, या आप कह सकते हैं नो सोल्यूशन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर भाई A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 जो है वो इक्वल आए और उसके बाद C1 अपॉन C2 जो है वो भी इसके इक्वल आ जाए, भाई नहीं इक्वल आया तो आपने क्या कह दिया कि पैरेलल लाइंस है। लेकिन अगर तीनों ही इक्वल आ गए, अगर तीनों इक्वल आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। और लाइंस कोइंसिडेंट होने का क्या मतलब है, लाइंस कोइंसिडेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इट मीन्स ये जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं इनके लिए सिचुएशन क्या है, इनके लिए क्या कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स C1 अपॉन C2, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि अगर मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 निकालते हैं। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ जाता, इक्वल नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लेकिन अगर ये इक्वल आ गया, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल आ गया तो आप क्या निकालते हैं, आप C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करते हैं। और फिर अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 उसके इक्वल नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। इसके बाद अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही इक्वल आ गए तो आप कहेंगे कि भाई जो लाइंस हैं वो कैसी हैं,
कोइंसिडेंट हैं, ओवरलैप कर रही हैं लाइन एक दूसरे को, और इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हैं। अब इसी में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसी में आपसे एक बात पूछी जाती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि जो लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये बहुत ही ईजी है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन का मिलना। अगर किसी सिस्टम के सोल्यूशंस हमको मिल रहे हैं, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है और उसके सोल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो इक्वेशंस है या जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो जाहिर है, देखिए, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमको सोल्यूशन मिलता है। कितने सोल्यूशन मिलते हैं? यूनिक सोल्यूशन मिलता है, सिर्फ एक सोल्यूशन मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो सोल्यूशन तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। इसका मतलब इसे भी हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ पैरेलल लाइंस के केस में, तो पैरेलल लाइंस के केस में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, यहाँ पर नो सोल्यूशन है, तो इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो लाइंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? तो आप क्या कहेंगे? भाई a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, इट मीन्स एक सोल्यूशन तो हमको मिल जाएगा, मीन्स ये कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल है और c1/c2 इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस पैरेलल है। पैरेलल है इट मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इट मीन्स लाइंस जो है वो कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट हैं। लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही इक्वल हैं, तो फिर तो लाइन ओवरलैप कर गई है, ओवरलैप कर गई है, इट मीन्स यहाँ पर तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, मीन्स अगेन सिस्टम जो है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है। ठीक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो जो एक्सरसाइज 3.1 में आपने क्वेश्चन किए थे वैसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको वो एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, उससे आपको पहले जो है वो इक्वेशन बनानी है और फिर उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब आपको उसका ग्राफ बनाना है दोनों लाइंस का, और उसके बाद वो पॉइंट, वो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स निकाल करके आपको सोल्यूशन बताना है। तो वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। मैं इसको बताता हूँ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये दो इक्वेशंस हमको दी हैं और कहा गया है इस क्वेश्चन में कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कैलकुलेट करके बताइए कि इसका वन सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। कह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल आर कोइंसिडेंट। यानी कि चेक करके बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट लाइन है। तो भाई हम क्या करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन सिस्टम को देखें, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो मैंने आपको क्या बताया था इक्वेशन किस तरह से होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? a1 जो है वो क्या है? देखिए, a1 और a2 क्या होते हैं? a1 और a2 क्या होते हैं? ये x के कोएफिशिएंट होते हैं। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 5 और यहाँ पर कितना है? 7। तो यानी कि a1 और a2 क्या हो गया? 5 और 7। b1 और b2 कितने हैं? b1 और b2, b1 b2 कहाँ होते हैं? ये y के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो y के कोएफिशिएंट यहाँ पर कितने हैं? -4 एंड 6। तो ये है -4 एंड दिस इज 6। भाई साइन के साथ में लेते हैं कोएफिशिएंट्स हमेशा। और c1 c2 यहाँ पर क्या है? c1 और c2। तो c1 है 8 और c2 है -9। तो सबसे पहले हम देखें कि a1/a2 कितना है। तो a1/a2 जो है वो कितना आ गया है? 5/7। और अगर मैं b1/b2 देखूं तो b1/b2 कितना आ गया है? -4/6। -4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो a1/a2 जो है वो 5/7 है और b1/b2 जो है वो -2/3 है। तो जाहिर है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। तो भाई जब a1/a2 और b1/b2
इक्वल नहीं होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, पैरेलल होती हैं या कोइंसिडेंट होती हैं। तो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब A1/A2 और B1/B2 जो है वो इक्वल ना हो तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये वाली लाइंस, इस तरह से। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये किस तरह का है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसका सिर्फ एक सोल्यूशन हमको मिलेगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि सोल्यूशन मिलेगा इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड पार्ट इसका देखें तो यहाँ पर A1 और A2 कितना है, सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम देखें तो A1 और A2 कितना है, A1 है 9, A2 है 18। B1 और B2 कितना है, तो वो हो जाएगा 3 और 6, B1 3 है और B2 6 है। C1 और C2 को देखें तो वो है 12 और 24। तो अगर मैं यहाँ पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, A1/A2 9/18 मीन्स 1/2। B1/B2 कितना हो गया है, 3/6 मीन्स ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। और अगर मैं C1/C2 कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा 12/24 मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है। तो जाहिर है कि यहाँ पर सभी जो है वो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही इक्वल हैं। और जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों ही इक्वल होते हैं, जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, क्या बताया गया था अभी आपको कि जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही इक्वल हो जाएं तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि ओवरलैप कर रही हैं। और लाइंस अगर ओवरलैप कर रही हैं तो वहाँ पर कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अगर मैं पूछूं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जिसके सोल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जिसके सोल्यूशन नहीं होते हैं। तो भाई इसके सोल्यूशन हैं, यस इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इट मीन्स ये कैसी है, कंसिस्टेंट है। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ओवरलैपिंग लाइन्स यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक इस तरह से ओवरलैप कर गए। यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है ये, कंसिस्टेंट। ठीक है। या फिर हम क्या कहेंगे कि इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। और या फिर हम इसे क्या कहेंगे, ये कैसा सिस्टम, ये कैसी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो आप खुद करेंगे। हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें भी हमसे क्या कहा गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कैलकुलेट करके बताइए कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हम अभी आपको इससे पहले भी 2-3 बार बता चुके हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन का होना, यानी कि अगर यूनिक सोल्यूशन मिले या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिले, उन दोनों ही केस में हम क्या कहते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लेकिन अगर हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं यानी कि कोई सोल्यूशन ना मिले, नो सोल्यूशन की सिचुएशन आती है, तो हम कहते हैं कि सिस्टम इज अनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर भी इसमें कुछ 3 पार्ट्स हैं, सॉरी 5 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने इसमें से 2 पार्ट्स ले लिए हैं। 2 पार्ट्स मैं बताऊंगा, बाकी के पार्ट्स जो है वो आपका होमवर्क रहेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में, अच्छा इसमें जो इक्वेशंस हमको दी गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो अगर इसका इक्वेशन का कंपैरिजन मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से करूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी वो किस तरह से थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो आप अगर चाहें तो इस 5 को लेफ्ट में ला करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि देखिए अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो दोनों में ही C जो है वो राइट साइड में चला गया है, तो दोनों का ही साइन जो है वो चेंज हो गया है। अगर मैं 5 को और 7 को दोनों को लेफ्ट में लाऊंगा तो दोनों माइनस होंगे, और क्योंकि मैं रेशो लेने वाला हूँ C1/C2 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट C1 और C2 को 5 और 7 यहाँ से ले सकते हैं, और या फिर आप इन्हें लेफ्ट में ले जाकर ये -5 एंड -7 लिख लें और फिर रेशो लें तो माइनस तो तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसे लेफ्ट में ले जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट भी C1 C2 जो है यहाँ पर 5 और 7 ले सकता हूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो A1 और A2 क्या है, 3 and 2, A1 है 3 और A2 है 2। B1 B2 क्या है, तो B1 है 2 और B3 है, सॉरी B2 है -3।
B1 है 2 और B2 है -3। C1 और C2 क्या है? C1 और C2 ये 5 और 7 है। मैं फिर से बता दूं भाई, अगर मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ -5 एंड -7 आ जाएगा। तो क्योंकि मैं C1 और C2 का रेशियो ही लेने वाला हूँ तो वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ, उस केस में गलत होता है जब एक C1 लेफ्ट में रहे और C2 राइट में रहे, या C1 राइट में रहे और C2 लेफ्ट में रहे, तो वो ठीक नहीं है। तो दोनों ही राइट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो A1/A2 कितना आ रहा है? A1/A2 इज़ 3/2 और B1/B2 कितना आ रहा है? B1/B2 इज़ 2/-3। तो जाहिर है कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। तो अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। कौन सी लाइंस हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यहाँ पर एक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। मीन सोल्यूशन मिलेगा, और सोल्यूशन मिलता है तो फिर हम लाइंस को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। इसका मतलब दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम देखें तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या है बताइए। यहाँ पर अगर हम देखें तो A1 कितना है? 3/2, A2 कितना है? 9, B1 कितना है? 5/3 और B2 कितना है? -10, C1 क्या है? 7 और C2 क्या है? 14। अगर मैं यहाँ पर निकालूँ A1/A2 तो A1 क्या है? 3/2 और डिवाइड बाय 9। ऐसी सिचुएशन में 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 3/2 × 9। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 तो ये हो जाएगा 1/6। 1/6 तो A1/A2 कितना आ गया? 1/6। अब B1/B2 कैलकुलेट कर लेते हैं तो B1 कितना है? 5/3 डिवाइड बाय B2 कितना है? -10। ठीक है, B2 कितना आ गया? -10। ये 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसे मैं लिखूँगा 5/3 × -10। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 10 तो 1/3 × -2 माइनस का 6 हो जाएगा। दिस इज -1/6। देखिए यहाँ फिर से A1/A2 जो आया है वो 1/6 है और B1/B2 जो है वो कैसा है? माइनस का 1/6 है। तो A1/1/6 और -1/6 भाई ये इक्वल तो नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर भी A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि भाई लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि जो बचे हुए पार्ट हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप आसानी से करिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का सिर्फ नंबर छोड़ दीजिएगा तो मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही था। उसमें भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और चेक करके बताना था कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सोल्यूशन है तो फिर आपको क्या करना था? उसका ग्राफिकल सोल्यूशन लेना था। मीन्स आपको उसको ग्राफ बना करके सॉल्व करना है। तो मैंने आपको ग्राफ बनाना भी समझाया है और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना भी बताया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद ही करेंगे। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36। यानी किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना गिवन है? 36 मीटर। क्या कह रहे हैं? मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ये जो स्टेटमेंट है ये बीच में अलग से कहा गया है। whose length is 4 मीटर more than its width, यानी उस गार्डन के बारे में बताया गया है, लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताया गया है। whose length, किसकी लेंथ? यानी जो गार्डन है उसकी लेंथ जो है 4 मीटर more than its width, इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। भाई लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरह से उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। भाई विड्थ कितनी है? सपोज मैंने ले ली विड्थ कितनी है? x है। मान लेते हैं कि विड्थ जो है वो x है और लेंथ जो है वो कितनी है? लेंथ जो है वो ले लेते हैं x है और विड्थ जो है वो सपोज कितनी है? y है। ये मैंने ले लिया है। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी ले ली है?
लेंथ x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर। ठीक, तो हमको बताया गया है कि जो लेंथ है यानी कि x वो ब्रेथ से यानी कि y से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, लेंथ, किससे, ब्रेथ से। कितना ज़्यादा है, 4। अगर लेंथ जो है वो ज़्यादा है इट मीन्स ब्रेथ जो है वो कम है। ब्रेथ अगर कम है तो कितनी कम है, 4 कम है। अगर ब्रेथ 4 कम है तो क्या करेंगे, मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या है, लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। भाई हमें बताया गया ना लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पता चल रहा है कि लेंथ जो है वो ज़्यादा है यानी कि बड़ी है और ब्रेथ जो है वो कम है यानी कि छोटी है। तो भाई छोटा कौन है, ब्रेथ छोटी है। तो ब्रेथ छोटी है तो ब्रेथ में जब मैं कुछ ऐड करूंगा तभी तो ब्रेथ जो है वो लेंथ के इक्वल होगी। और ब्रेथ जो है वो छोटी है तो कितनी छोटी है, तो बताया गया है कि 4 मीटर जो है वो छोटी है। तो अगर ब्रेथ 4 मीटर छोटी है तो जब मैं इसे 4 मीटर ऐड करूंगा तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो ये रही ब्रेथ, ब्रेथ में मैंने 4 मीटर ऐड किया तो वो लेंथ के इक्वल आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि इस y को मैं लेफ्ट में ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पहले मुझे क्या कहा गया था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर होता क्या है। हम जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूं आपसे तो आप क्या कहेंगे, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है फॉर्मूला, 2 अंडर ब्रैकेट l प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। तो और पेरीमीटर हमको बताया कितना गया है, कितना है पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द सॉरी ये तो पैरामीटर है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर अगर हम कहें तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस बी। हाफ करने का मतलब इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मेरे पास जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो हमको कितना दिया हुआ है, 36। तो इट मीन्स 36 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। और लेंथ मैंने कितनी ली है, x, और ब्रेथ कितनी ली है, y। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 4। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और यहाँ से x और y निकाल दीजिए। सॉल्व करने के लिए ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। x प्लस वाई जो कि आई है इक्वेशन नंबर 2, वो कितनी आई है, 36, ये इक्वेशन 2 है। और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, भाई अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से होगा क्या, ये y है और ये y है, ये प्लस में ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। x और x ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। इधर 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 20। x की वैल्यू जो है वो 20 आ गई है। x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी रख के y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना है, 20। ये उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख लेता हूँ। तो 20 प्लस y इज इक्वल टू 36। अगर मैं 20 को राइट में ले जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 मीटर। y मीन्स विड्थ और x 20 आया था, 20 मीटर, x मीन्स लेंथ। इसका मतलब यह है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 16 मीटर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करिए और चाहें तो शेयर भी करिए। थैंक यू।